children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read the portrait of a lady. एक लेडी की तस्वीर. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. Wrinkled? रिंकल्ड आपने देखा होगा, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी जो स्किन होती है उसमें लाइंस आ जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं रिंकल्ड. तो जिसकी भी आपने अपनी ग्रैंड मदर को भी देखा होगा, ग्रैंड मदर के जो फेस होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स के जो फेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिंकल्ड होते हैं. तो नरेटर क्या कह रहा है कि हर किसी की ग्रैंड मदर की तरह से मेरी भी जो ग्रैंड मदर हैं वो ओल्ड हैं और उनका रिंकल्ड फेस है. नियर अबाउट 20 ईयर्स से वो उनको देख रहा है और वो उनको वैसे ही दिखाई देती हैं. हालांकि लोग ये कहते हैं कि वो बहुत सुंदर हुआ करती थी पहले और उनके हस्बैंड भी थे, बट ये सारी बातें नरेटर के लिए अनबिलीवेबल है क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेंटल पीस होता है जो फायर के चारों तरफ की जो जगह होती है उसको बोलते हैं मेंटल पीस. He wore a big turban and loose-fitted clothes. Turban, पगड़ी जो सिर में पहनते हैं बुजुर्ग लोग, पगड़ी. And loose-fitted clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. जो पोर्ट्रेट है ग्रैंड फादर का मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में, वो कैसा है, उसमें उन्होंने जो है टर्बन पहनी हुई है और लूज फिटेड क्लोथ्स पहने हुए हैं. टाइट क्लोथ्स नहीं पहने हैं, जो लूज होते हैं ऐसे क्लोथ्स पहने हुए हैं. उनकी बियर्ड भी है और चेस्ट में भी उनके काफ़ी बाल हैं और कैसे लगते हैं, 100 ईयर्स ओल्ड लगते हैं. ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. ऐसा उनको देख के नहीं लगता कि कभी इनकी वाइफ रही हो या बच्चे रहे हों, बल्कि कैसा लगता है कि इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. रिवोल्टिंग जिसके आप अगेंस्ट में बोल देते हो, विद्रोह कर देते हो कि अगर उनको यंग और प्रिटी कहा गया है तो वो बिलीव नहीं करेगा, वो उसके अगेंस्ट में बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है. तो ग्रैंड मदर के लिए कि कभी यंग थी या प्रिटी थी, ये थॉट उसके लिए रिवोल्टिंग था. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. जब वो ये अपने चाइल्डहुड गेम बताती हैं तो उसको उस पर भी विश्वास नहीं होता है. वो उसको कैसे ट्रीट करता है, जैसे प्रोफेट्स की स्टोरीज होती हैं जिनको वो अधिकतर उन्हें सुनाया करती थी. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles, running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty. जो ग्रैनी थी वो कैसी थी, शॉर्ट थी, फैट थी और थोड़ा सा नीचे की तरफ को झुकी हुई थी. ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं. फेस उनका रिंकल से भरा हुआ था और नरेटर को ये बिलीव नहीं होता था कि वो अब ओल्ड हुई हैं. उसको ये लगता है कि पहले से ही ये ऐसी हैं और ये कभी भी प्रिटी नहीं हो सकती. बट शी वॉज ऑलवेज beautiful. She hobbled about the house in a spotless white sari with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Inaudible prayer, ऐसी prayer जिसको आप सुन नहीं सकते हैं, मतलब आपके कान तक वो आवाज़ क्लियर नहीं आती है. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of
pure white serenity, breathing peace and contentment. Contentment, satisfaction. प्रिटी नहीं थी वो, लेकिन उनके लिए, ऑथर के लिए वो ब्यूटीफुल थी. वो वाइट स्पॉटलेस साड़ी पहना करती थी और एक हाथ को अपने वेस्ट पर रखती थी और हाथ में जो है रोजरी बीड्स थी जिसमें वो प्रेयर जिसको यूज़ करके वो प्रेयर बोला करती थी, लेकिन वो प्रेयर उनके लिए इनऑडिबल थी, वो क्लियर उनको नहीं सुनाई देती थी. उनके फेस पर जो है उनके सिल्वर लॉक्स बिखरे होते थे और बहुत सुंदर वो उनको लगती थी. She was just like a winter landscape in the mountains. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song. Monotonous, जिसको सुन के मज़ा नहीं आता है, जो नीरस सा लगता है. While she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. जो grandmother थी और जो author थे, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे. जब ऑथर के पेरेंट्स शहर चले गए तो वो दोनों वहाँ पर गांव में अकेले रह गए थे. अब वहाँ पर ग्रैनी उसको ऑथर की केयर करती थी. शी लुक्ड आफ्टर द ऑथर. मॉर्निंग में वो उसको उठाती थी स्कूल जाने के लिए, उसको स्लेट देती थी, उसको नहलाती थी और उस समय जो वो प्रेयर गाती थी वो ये चाहती थी कि वो इस प्रेयर को सुने और समझे, लेकिन ऑथर उसको उतने केयरफुली नहीं सुनता था. उसके बाद वो अर्दन इंक पॉट और रेड पेन दे करके जो ऑथर था उसको दे देती थी और ब्रेकफास्ट में वो उसको जो बासी चपातीज़ होती थी बटर और शुगर के साथ देती थी. और जब वो स्कूल जाते थे तो बहुत सारी बासी जो चपातीज़ होती हैं वो विलेज के डॉग्स के लिए अपने साथ में लेके जाती थी. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayers, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. Scriptures जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, धार्मिक किताबें होती हैं, जैसे गीता, कुरान, रामायण, ये सारी स्क्रिप्चर्स होती हैं. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. अब ग्रैंडमदर और ऑथर दोनों एक साथ जो है स्कूल जाया करते थे क्योंकि स्कूल के पास में ही टेम्पल भी था. वहाँ पर जो है प्रिस्ट उनको अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे और जो चिल्ड्रन थे वो रोज़ में बैठ कर के वरांडा में उन सबको दोबारा एक साथ कोरस में गाते थे. उस समय जो ग्रैंड मदर थी वो टेम्पल में बैठ कर के स्क्रिप्चर्स को रीड करती थी और जब दोनों अपना अपना काम ख़त्म कर देते थे तो वापस दोबारा से वो साथ में आ जाते थे. इस समय उनको वो विलेज के जो जितने भी डॉग्स थे वो उनको मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे. दे followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और इस समय जो है वो सारे के सारे डॉग उनके साथ आते थे आपस में फाइट करते हुए. किसके लिए फाइट करते थे? वो जो स्टील चपातीस वो उनको फेंका करते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. As the years rolled by,
we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She didn't believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. अब जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए तो उन्होंने उनको वहाँ बुला लिया. अब ये जो चेंज था ऑथर की लाइफ में, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप. रीज़न, इस समय उनके रिलेशनशिप में टोटली चेंज आ गया था और उसका रीज़न ये था कि ऑथर शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, बस से जाता था और ग्रैनी उसके साथ नहीं जा पाती थी क्योंकि उसने बस यूज़ करनी शुरू कर दी थी और इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो वो इंग्लिश में उसको नहीं पढ़ा पाती थी. अब जब वो स्कूल से घर आता था तो ग्रैनी उसको पूछती थी कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया. जब ग्रैनी को ये पता चला कि यहाँ पर टोटली साइंस का है, म्यूज़िक के लेसन दिए जा रहे हैं और गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में एजुकेशन नहीं दी जा रही है, तो ग्रैनी को बहुत दुख हुआ. शी वॉज टू मच डिस्ट्रेस्ड. वहाँ उसको थोड़ा सा ये फील हुआ कि बच्चे को जो प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो अपने धर्म के बारे में बताया जाना चाहिए, वो इनको नहीं बताया जा रहा था. गांव में ग्रैनी डॉग्स को फीड करती थी. अब यहाँ शहर में आकर के वो जो है स्पैरोस को फीड किया करती थी और अपनी प्रेयर में बिजी रहती थी. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. To her, music had lewd association. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. Disapproval मतलब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उसके लिए मंजूरी नहीं दे रही थी, नामंजूरी थी उनकी. She rarely talked to me after that. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion means कि उनको अलग कर दिया गया था, जो उनका separation था वो उसको उन्होंने with resignation accept कर लिया था. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows, while she sat in the veranda, breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. अब जो ग्रैनी को ये पता चला था कि वहाँ पर म्यूज़िक भी सिखाया जा रहा है तो वो बहुत डिस्टर्ब हुई. उनके लिए म्यूज़िक जो है वो एक अच्छी टीचिंग नहीं था, एक अच्छी सोसाइटी के लोग उसको लर्न करते हैं, उनकी नज़रों में ये एक्सेप्टेबल नहीं था. अब उसके बाद वो बहुत कम उन्होंने बात करना शुरू कर दिया था. उसके बाद जो नरेटर था वो यूनिवर्सिटी में जब जाना शुरू हुआ तो जो उनका कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी छीन लिया गया था, क्योंकि ग्रैंड मदर उसके बाद जो है अलग कमरे में थी, ऑथर अलग कमरे में रहता था, लेकिन अपना जो सेक्लूजन था, जो सेपरेशन था, वो उन्होंने रेजिग्नेशन के साथ एक्सेप्ट कर लिया था. अब वो बहुत कम बात करती थी, अपना ज़्यादातर टाइम वो स्पिनिंग व्हील में लगाती थी, व्हील को स्पिन करने में, और अपनी प्रेयर्स में या बर्ड्स को खिलाने में. बर्ड्स को जो वो दाना देती थी, जो ब्रेड क्रम्स वो देती थी, उसमें वो अपना टाइम इन्वेस्ट करती थी. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age,
one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but didn't talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. जब नरेटर ने अब्रॉड जाने का डिसाइड किया स्टडी के लिए, तो ग्रैंडमदर थोड़ा अपसेट हो गई थी, क्योंकि अब 5 साल के लिए वो अलग होने वाला था। लेकिन ग्रैंडमदर ने अपने सेंटिमेंट्स को शो नहीं करा। वो उसको छोड़ने के लिए भी आई, और छोड़ने के बाद जब लास्ट मोमेंट था, जब उन्होंने उसके फोरहेड पे किस किया, तो नरेटर को लगा शायद ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट उन दोनों के बीच होगा। अब इसके बाद, क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो चुकी थी, उसको उम्मीद कम थी कि इसके बाद वो उनसे मिलेगा। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट by her at the station. She didn't look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting for prayer. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. लेकिन जब ऑथर वापिस आया, तो उसको दोबारा अपनी ग्रैंडमदर दिखाई दी। उन्होंने उसको गले से भी लगाया, लेकिन जब उन्होंने गले से लगाया उसको, तो उस समय भी वो अपनी प्रेयर को रिसाइट कर रही थी। उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था पूरे दिन का, वो कौन सा होता था कि जब वो स्पैरोस को खाना खिलाती थी और प्यार से उन्हें डांटती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. She didn't pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she didn't pray. Evening में उन्होंने क्या करा? उनमें थोड़ा सा चेंज ऑथर को नज़र आया। उन्होंने आसपास की लेडीज़ को इकट्ठा किया और उसके बाद जो एक ओल्ड ड्रम था उसको खूब देर तक बजाया, और जो सॉन्ग्स थे वेरियर्स के घर वापस आने के बाद जो गाने गाए जाते थे, उन्होंने उनको बहुत ऊंची आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। ऑथर कहता है कि फर्स्ट टाइम उसने उनको इस ढंग से देखा था कि जब वो प्रेयर नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. It was mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. बीमार जब हुई, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएंगी, लेकिन ग्रैंडमदर को ये कंफर्म था कि ये उनका अब लास्ट टाइम है और अब वो इसको वेस्ट नहीं करना चाहती हैं। नाउ शी डिडंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम इन टॉकिंग. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स. प्रोटेस्टेड, उन्होंने शिकायत करी, कंप्लेन करी कि ऐसा मत करिए, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, और जब वो प्रेयर कर रही थी तो प्रेयर करते करते जो है उनकी डेथ हो गई. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. Red shroud, shroud होता है कफन जो डेड बॉडी के ऊपर रखा जाता है, तो रेड कलर का shroud उन्होंने उस बॉडी के ऊपर डाल दिया. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and the veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to
where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. जब ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी, लास्ट टाइम में उनको जब लेके जाया जा रहा था, तो उस समय बहुत सी चिड़ियाँ, बहुत से स्पैरोज जिनको वो फीड किया करती थी, वो आ गई. तो ऑथर को और उसकी मदर को लगा शायद ये ब्रेड क्रम्स के लिए आई हैं. उन्होंने ब्रेड क्रम्स जैसे ग्रैनी उनको दिया करती थी वैसे ही दिया, लेकिन स्पैरोज ने ब्रेड क्रम्स की तरफ को देखा भी नहीं. और जब ग्रैंडमदर की बॉडी को ले जाया जा रहा था तो वो वहाँ से चुपचाप उठ के चली गई. नेक्स्ट मॉर्निंग में जो स्वीपर था उसने उनको साफ करके डस्टबिन में डाला. तो देखा बच्चों आपने, बर्ड्स और एनिमल्स में भी फीलिंग्स होती हैं. उनके साथ अगर हम अच्छे से बिहेव करते हैं, प्यार से रहते हैं, तो वो भी अपने सेंटिमेंट्स हमारे लिए शो करते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ. दिस इज़ योर एक्सरसाइज. यू हैव टू डू इट.